नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आज़ाद और आज की विशेष शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से माहौल बदल रहा है, कंपटीशन का युग है, प्रतियोगी परीक्षाओं का युग है और जाहिर सी बात है कि आज का हर युवा, हर बेरोजगार कोशिश ये होती है कि एक ऊंचे ओहदे पर पहुंचा जाए। मेहनत हो, किस्मत हो और ओहदा एक अच्छा मिले। और फाइनली जब ओहदे की बात की जाती है, एक अच्छे मुकाम की बात की जाती है, तो लोगों में, आज के यूथ में एक खास ध्यान जाता है यूपीएससी एग्जाम का, यानी यूपीएससी प्रतियोगी परीक्षाओं का, जहां पर आईपीएस, आईएएस और तमाम दूसरे तरीके के ओहदे यहां पर मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है, और अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि आईएएस, आईपीएस बनना चाहते तो हैं, लेकिन उसको किस तरीके से उसकी तैयारियां की जाए, क्या उसका एक मैनेजमेंट सिस्टम हो, किस तरीके से मेहनत होगी और प्रॉपर उसकी गाइडेंस आखिर क्या होनी चाहिए कि आप मेहनत जो कर रहे हैं वो सही दिशा में है या नहीं। क्योंकि मेहनत हर व्यक्ति करता है, लेकिन सही दिशा में करता है या नहीं कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस अधिकारी अनिल पारिस देशमुख साहब। और अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप आईपीएस हैं, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है कि जब आपने जब अपनी शुरुआत की होगी तो कुछ सोचा होगा, कुछ सपने देखे होंगे और मेहनत भी जाहिर सी बात है आपने अच्छे से की होगी। तो शुरुआती सफ़र आपके बारे में जानते हैं। मैंने इंजीनियरिंग किया जी। और इंजीनियरिंग करते तक मेरे मन में कहीं भी ये नहीं था कि मैं यूपीएससी दूंगा या मुझे आईपीएस बनना है। जी। मैंने कंप्यूटर में इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 1 साल जॉब किया। जॉब करने के वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो फील्ड है, जो जॉब एनवायरनमेंट था, ऐसा नहीं कि टेक्निकल फील्ड मुझे पसंद नहीं था, पर जो जॉब एनवायरनमेंट था, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं अपनी प्रतिभा को सीमित कर रहा हूँ। मेरा इंटरेक्शन काफ़ी लोगों से सीमित हो गया। मैं थोड़ा एक सामाजिक और आउटस्पोकन व्यक्ति हूँ। समाज में रह के लोगों की मदद करना या लोगों के सुख दुख बांटना, ये बेसिकली मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने फिर ये सोचा कि इसमें तब फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें, और फिर मैंने थोड़ा गाइडेंस लिया, मैंने एक्सप्लोर किया जी। और फिर मैंने मेरे करियर के दो एक प्रायोरिटीज डिसाइड की कि या तो मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज दूंगा या फिर मैं टीचिंग लाइन में लेक्चरर में जाऊंगा। वहाँ पे फिर मैंने ये डिसीजन लिया। फिर मैंने जॉब छोड़ा, जो ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा डिसीजन था कि आप ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट के बाद आपको जॉब लग गई और आप जॉब छोड़ के फिर एक बहुत बड़ा, एक तरह से मैं समझूंगा कि ये जुआ है कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की जब भी आप तैयारी करते हैं, जिसका एक रिज़ल्ट अगर आप ओवरऑल कंट्री में अगर हम रेशियो निकालते हैं तो जिसका सक्सेस रेशियो, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो अपेयर हो रहे हैं और जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं, जिसका सक्सेस रेशियो 1% है। पर फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, सभी ने गाइड किया और सभी ने सपोर्ट किया। वहाँ से फिर हमने यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू किया। फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा नहीं हो पाया। सेकंड अटैम्प्ट में लकीली हमारा तीनों स्टेजेस क्लियर हो गए और मुझे आईपीएस से सर्विस मिली। जी। तो आफ्टर सिलेक्शन कैसा सफ़र रहा और अब तक का अगर एक्सपीरियंस जाना? सफ़र में अब जब ऑलमोस्ट अब 12 साल हो गए इस सर्विस को, और जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो 2-3 चीज़ें मेरे मन में हमेशा रहती हैं। कि पहला कि ये एग्ज़ाम जो है, इस एग्ज़ाम में जिस भी सर्विस को आप ऑफ़र करते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस हो गई, इंडियन रेलवे सर्विस हो गई, इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो गई जिसमें कस्टम्स भी आता है, इनकम टैक्स भी आता है, तो ये हर एक सर्विस में जो भी सर्विस आपको ऑफ़र हो रही है, उस सर्विस के टॉप मोस्ट मैनेजमेंट में आप इस परीक्षा के थ्रू जाते हैं। जी। जैसे आप अगर आईपीएस में आते हैं तो पुलिस विभाग में आप एक ऊंचे तबके पे जाते हैं। आईएएस में अगर आप आ गए तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आप ऊपर चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस एक परीक्षा के में कोई भी स्ट्रीम अगर आपको मिलती है, उसके पश्चात आप एक ओहदे पे रहते हैं जहाँ पर एक तो लोगों का आपसे लगातार इंटरेक्शन होता है, और आप इस पद पे रहते हैं कि जहाँ पर बैठकर आप लोग आपको अपनी
प्रॉब्लम्स बताते हैं और आप उसको कुछ हद तक सॉल्व करने के लिए सक्षम रहते हैं। जी। तो ये जो सफ़र रहा, इस सफ़र में मैं समझता हूँ कि 100% तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ, मेरे सेटिस्फैक्शन के स्तर पे काफ़ी हद तक लोगों की मदद कर पाने में, उनको रिलीफ देने पाने में, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लेनेंट तभी आता है जब वो बहुत परेशान होता है। और एक उम्मीद के साथ आता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक उम्मीद के साथ आता है कि भाई उसको न्याय मिले। अब न्याय की परिभाषा हर एक व्यक्ति की अलग होती है जी। पर उसकी परिभाषा और कानून में जो संभव है उसका एक तालमेल बिठा के हम उसका क्या बेटर से बेटर कर पाए, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सेटिस्फेक्शन रहा, एक एडवेंचर भी रहा ये, जिसमें कई बार आपकी लाइफ थ्रेटनिंग से सिनारियो आते हैं, आपकी लीडरशिप में आपके स्टाफ के साथ भी कई बार कुछ हादसे हो जाते हैं, आप लोगों से डील करते हो, यूज़ ऑफ फोर्स करते हैं, कभी उनके साथ हादसे हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदारी भरा पर एडवेंचरस और चुनौती भरा, क्योंकि जब स्पेशली हम जब लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम, ये दो अगर हम बड़ा पार्ट देखते हैं पुलिसिंग के जॉब में, तो दोनों में ही बड़ी अनसर्टेनिटी है। लॉ एंड ऑर्डर में इतने स्टेक होल्डर्स होते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे बिगड़ेगी, तो धीरे धीरे आप हर एक चीज़ के, हर एक स्फीयर के बारे में आप जानने लग जाते हैं। फार्मर्स एजिटेशन होता है तब आपको फार्मर्स की प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है। कोई भी सरकारी इकाई हो, चाहे पटवारी हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, जब उनका एजिटेशन होता है तब आपको उनकी समस्याओं के बारे में पता चलता है और हर एक को फिर आप अलग तरीके से डील करते हैं। तो एक काफ़ी वाइड पर्सपेक्टिव का अनुभव मैं समझता हूँ। केवल पब्लिक की चुनौती नहीं बल्कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उनकी चुनौतियाँ भी रहती हैं। जी बिल्कुल। कई बार एक हम बड़े एनवायरनमेंट में काम करते हैं कि भाई एज अ डिपार्टमेंट की क्या प्रायोरिटी है, एज अ गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी पे थोड़ा खरा उतरना और वहाँ पे चीज़ों को डिलीवर कर पाना, मैं समझता हूँ कि ये एक वाकई खुद में भी एक बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज जब पूरा होता है तब आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ भाई ये एवरीथिंग हैज टर्न अप गुड। तो बिल्कुल ये देखिए, जो शुरुआत की जो ये तारुफ जो था और जो बात थी, उसकी एक वजह थी इस बात को करने की कि जब आप भी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी क्या क्या प्रायोरिटियाँ यहाँ पर मिल सकती है, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले पारिस साहब यहाँ जानना चाहेंगे कि आज का जो यूथ है पढ़ाई पूरी करता है, मेहनत पूरी करता है, लेकिन क्या वो सही दिशा में करते हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्या उन्हें करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। अगर प्रॉपर टिप्स मिलता है तो शायद कामयाबी में आसानी हो सकती है। तो कुछ वो चीज़ें आप बताइए जिससे देखने वाले जो यूथ हैं उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। देखिए, दो चीज़ें मैं समझता हूँ कि बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे बड़ी जो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिलेक्ट करना कि मुझे करना क्या है। ये मैं समझता हूँ कि एक 10वीं 12वीं के बाद $1 मिलियन क्वेश्चन हो जाता है कि भाई हमें करना क्या है, या ग्रेजुएशन के वक्त हमें बड़ा एक प्रश्न आ जाता है कि अब आगे क्या करना। मैं समझता हूँ कि इसलिए मैं जो थोड़ी बहुत एडवाइस देना चाहूँगा कि पहला हम एंड रिज़ल्ट पे फोकस करें। IAS बनना, IPS बनना ये एक मीन है। अगर आपका एक कोई लक्ष्य है, उसको अर्जित करने के लिए रास्ते हो सकते हैं, ये खुद में लक्ष्य नहीं हो सकता कि मुझे IPS बनना है। ये अगर आपका कोई एंड रिज़ल्ट है तो उसके एक ये मध्य कड़ी है ये। तो मैं समझता हूँ कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना है, ये अगर हम डिसाइड करें, उसके लिए थोड़ी जो चीज़ें मददगार हो सकती वो है कि हम अलग अलग क्षेत्र की प्रतिभाओं से मिले। उदाहरण के तौर पे चाहे किसी को पत्रकार बनना अच्छा लगेगा, किसी को म्यूज़िक पसंद होगा, किसी को खेल पसंद होगा, किसी को लॉ पसंद होगा, तो उस क्षेत्र के व्यक्ति से हम मिले, उनसे रूबरू हो, उनकी जीवनी देखें और हम खुद से ये पूछें कि 10 साल बाद, 15 साल बाद मैं इस प्रकार का जीवन मुझे पसंद आएगा क्या। अगर हम ये सोचते हैं तब फिर हमने उसके लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो लक्ष्य निर्धारण में मदद करती है वो है, जैसे आजकल काफ़ी साइंटिफिकली डिज़ाइंड एप्टीट्यूड टेस्ट आने लगे हैं जो स्टूडेंट का एप्टीट्यूड बता पाते हैं कि भाई आपका इंक्लिनेशन साइंस की तरफ है या आपका इंक्लिनेशन सर्विसेज की तरफ है, और वही बड़े साइकोलॉजिकली असेस करके आपको बताते हैं कि भाई आपके लिए ये फील्ड्स सजेस्टिव वे में आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आई थिंक इवन दैट मे वर्क। सेकेंड चीज़, एक बार ये लक्ष्य निर्धारण होने के बाद है उस प्रक्रिया में आना और उस गोल के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करके मेहनत करना।
कई बार क्या होता है लाइफ में, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा मुकाम आता है कि आपको अपने एक जंप लेनी होती है। जंप में आपको जहाँ आप खड़े हैं वो प्लेटफॉर्म आपको छोड़ना है, और छोड़ के थोड़ी देर के लिए आप अधर में रहते हैं, थोड़ी देर के लिए आप हवा में रहते हैं, और उसके बाद फिर आप ऊंचाई के मुकाम पे पहुंच पाते हैं। हो सकता है कि आप फेल होने के बाद नीचे भी गिरो जी। पर हम कहीं ना कहीं इस स्टेज पे हम डगमगा से जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम नीचे भी पैर रखेंगे और ऊपर भी हाथ पहुंचाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। पर कहीं ना कहीं लाइफ में एक आता है कि हमें वो एक जंप लेने की आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलने की मतलब आवश्यकता है। हिम्मत नहीं हारने वाली चीज यहाँ पर बिल्कुल, यानी हिम्मत भी नहीं हारनी है, और कहीं ना कहीं एक आपको बोल्ड डिसीजन लाइफ में एक या दो बार तो आपको लेना ही पड़ता है, जहाँ पर आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलकर आपने जो गोल डिसाइड किया है उसके लिए, जैसे कि कई युवा ये सोचते हैं कि क्या मेरे पास में एक नौकरी है, या मेरी घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, तो क्या मैं अगर इसके लिए प्रिपरेशन करूँगा मुझे 2-3 साल लगेंगे, पर तब तक मेरे घर को कौन देखेगा। तो ठीक है, फिर आप जॉब सिलेक्ट करो, पर जॉब सिलेक्ट करने के बाद अगर आपका 8 घंटे का जॉब है तो फिर आपको पढ़ाई के लिए और 10 घंटे देने पड़ेंगे। तो फिर आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयारी रखो कि भाई अब मुझे 18 घंटे देने, 8 घंटे मुझे काम करना है कि मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, 10 घंटे मुझे फिर पढ़ाई करनी है। वो फिर आपका डेडिकेशन होना चाहिए। कई बार मैंने युवाओं को देखा है कि वो ये सोचते हैं कि जब हमने इतना कर लिया बहुत है, या कई बार फेल्यूर से डर जाते हैं, या फेल्यूर से हम बैठ जाते हैं, कदम पीछे ले लेते हैं, कदम पीछे कर लेते हैं, हौसला हार जाते हैं। हौसला हार जाते हैं, बिल्कुल। तो उसमें मैं सोचूंगा कोई भी फेल्यूर जब आता है तो हम कोशिश करें फेल्यूर से सीखने की। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम जब मेरा यूपीएससी नहीं हो पाया, तो पूरे एकेडमिक करियर में पहली से लेके तो ग्रेजुएशन तक जब आप आते हो, आपने कभी भी अपनी मार्क लिस्ट में फेल ये नहीं देखा। पर जब यूपीएससी के दौरान आपका, जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, तो इट वाज शॉक फॉर मी कि भाई आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये तो आप सब बढ़िया करते आए, हो जाएगा, पर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। उसको एक उस फेलियर को पॉजिटिवली लेके सोचना चाहिए कि भाई हमारा फेलियर क्यों आया, किन वजह से आया, और हमने एक संकल्प करना चाहिए कि भाई अगला जो हमारा फेलियर होगा तो होगा, पर कम से कम इन वजह से नहीं होगा जो पिछली बार हमने कर दी है। तो फेलियर से सीखने की ज़रूरत है, उसको एक स्टेपिंग स्टोन बनाने की ज़रूरत है, न कि उससे हौसला हारने की। फेलियर्स तो ज़िंदगी में वैसे भी आते रहेंगे, चाहे अब हम नौकरी में हैं, कई बार हम क्रिमिनल केस सॉल्व करते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अपराधी को पकड़ लेंगे, बहुत मेहनत करते हैं, पर फिर वो अपराधी निकल जाता है और फिर हम वापस ज़ीरो पे आ जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हौसला हार जाए, हम फिर से कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि जिस दिशा में आप अपनी वर्किंग को कर रहे हैं, हो सकता है वो दिशा सही भी ना हो, क्योंकि इट्स अ ब्लाइंड गेम। और लाइफ में हम चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, फेलियर्स आना बट ऑब्वियस है। अगर फेलियर नहीं होगा तो हम सक्सेस का मज़ा भी नहीं ले पाएंगे, हम उसको एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो फेलियर से कहीं ना कहीं सीखने की ज़रूरत है, उससे अपना हौसला खोने की ज़रूरत नहीं है। फेलियर से सीख के मजबूती से खड़े होकर फिर से अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ मेहनत करें, ये आवश्यकता है। एक सवाल उठता है कि लोग ये तो कहते हैं कि भाई आप खूब मेहनत करिए, पूरी तैयारियां कीजिए, लेकिन जो एक सवाल था कि तैयारी किस दिशा में और किस तरह से की जाए, चूँकि तैयारियां आपने भी एग्ज़ाम से पहले की होगी, तो क्या एक आपका सुझाव है कि हाँ इस तरीके से हम लोग डिवाइड करके या जैसी भी है कैसे हम तैयारियां कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का है, मेरा ये मानना है, हालांकि इसमें सभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आज आप अगर सक्सेस स्टोरीज़ देखेंगे, जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको हर एक प्रकार का एग्जाम्पल मिलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 7 अटेम्प्ट में भी फेलियर, इस तरीके का वाइड स्पेक्ट्रम है। बिल्कुल, किसी ने कोचिंग लेके हुआ, कोई सेल्फ स्टडी से हुआ, कोई वर्किंग होते हुए हुआ, कोई। मेरा ये अनुभव है कि अगर हमें शुरुआत में कोई भी एक अच्छा टीचर, एक अच्छा गुरु मिल जाए, चाहे वो कोचिंग क्लास के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे सीनियर हो, चाहे वो हमारे कलीग हो, पर अगर कोई एक साथ में रहता है तो हमारी वो राह थोड़ी सी आसान हो जाती है। फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी, और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में हम जब पिछले क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं, अपने सिलेबस को हम स्टिक करते हैं और पिछले क्वेश्चन पेपर से हम थोड़ा बहुत एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई किस प्रकार से प्रश्न आ रहा है, उस प्रकार से हम हमारी थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाएं। और इन सब के ऊपर जाके हर प्रतियोगिता परीक्षा में एक प्रश्न हमेशा ही आता है कि हम कितना पढ़ें, क्योंकि जिस प्रकार से जो पैटर्न है, और चाहे कोई भी हो प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, पर पढ़ाई की इसमें कोई सीमा नहीं है।
बिल्कुल। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस है, क्योंकि इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसका मतलब कि इसका कोई एब्सोल्यूट सिलेबस नहीं है। अगर 100 लोग परीक्षा दे रहे हैं तो उन 100 लोगों के बीच में कि इन 100 में से कौन ज़्यादा होशियार है या किसने ज़्यादा पढ़ा है, तो एब्सोल्यूट कुछ नहीं है। हो सकता है कि 100 में से अगर सभी लोग बेस्ट मिलके जो सबसे बेस्ट है वो 40 ही नंबर लाया तो मेरिट 40 पे ही जाएगा। देयर इज़ नथिंग लाइक फेल्यूर। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब है कि भाई आपकी प्रतियोगिता दूसरों से है, जितने भी लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं। बिल्कुल। तो जितनी ज़्यादा मेहनत हम करेंगे, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहूँगा, जब हम पढ़ते थे तो थोड़ा फिल्में देखने का भी शौक़ था, तो कुछ टैगलाइंस हम हमारे इस पे लिख के रखते थे। तो मुझे याद है कि हमने एक टैगलाइन हमारे टेबल पे लिख रखी थी, क्योंकि कई बार ये प्रश्न होता था, मन में भी हमारे ये प्रश्न आता था कि कितना पढ़े, कितना करें, क्योंकि करने की कोई लिमिट नहीं है। पर एक बड़ी अच्छी कविता इकबाल ने लिखी है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, उसमें एक पंक्ति आती है कहीं ना कहीं, और वो ये कहती है, उसके पहले मैं बता दूं कि किसी भी परीक्षा को हम ये समझते हैं कि भाई ये हमारा एक चैलेंज है, एक तरह से हमारा गोल पूरा गोल कहिए या एक तरह से एक हमारा युद्ध है, ये एक युद्ध की तरह है ये, कि भाई हम कितने दमखम के साथ उतरते हैं उसमें। वो कहता है, और जो मैं समझता हूँ कि परिभाषा क्या है पढ़ाई की, वो ये है कि भाई दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में, इस लेवल तक का प्रिपरेशन होना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रिपेयर करके हमें ये लगे कि अब आ जाए कोई भी प्रश्न, बिल्कुल, अगर 100 लोगों को अगर आ रहा है तो मुझे भी आएगा। तो ये लेवल तक हम हमारा प्रिपरेशन लेके जाएंगे, दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में, सरफरोशी। तो ये सरफरोशी वाली तो कहीं ना कहीं वो जुनून होना चाहिए। तो उस जुनून के साथ अगर हम प्रिपेयर करते हैं और इस लेवल तक प्रिपेयर करते हैं जहाँ हमें अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई अब अगर कुछ भी आ जाए तो कम से कम अगर मुझे इन 100 में से अगर 50 आएंगे तो दूसरे को भी 50 ही आएंगे। 50। यानी खुद का जो आपका खुद का पर्सनल जो वर्किंग है वो आपका पूरा 100% होना चाहिए, वहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि कई बार सवाल ये भी आते हैं कि सब्जेक्ट्स चुनने का, वो भी शायद कुछ माना जाता है कि काफ़ी कठिन है कि क्या चुना जाए क्या नहीं चुना जाए, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। यूपीएससी में पहले तो हमने जब परीक्षा दी थी तब 2 ऑप्शनल पेपर होते थे जी। अभी वर्तमान में एक ही ऑप्शनल पेपर रखा गया है। जो प्रपोज़ल है मे बी नियर फ्यूचर में वो इम्प्लीमेंट हो जाए, वो ये है कि ऑप्शनल ही हटा के कंपल्सरीली 9 पेपर्स हम कर दें, और इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक, ताकि जो भी पेपर दे रहा है उसके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। हालांकि वो जब होगा तब होगा, पर अभी वर्तमान में तो ऑप्शनल आपको एक सिलेक्ट करना ही है जी। मेरा उसमें सजेशन ये है, अगर आप कई बार ये चर्चा होती है कि साहब इस ऑप्शनल का ज़्यादा जा रहा है, उस ऑप्शनल का पीछे जा रहा है, पर कभी भी हम ओवरऑल अगर हम सबका देखें तो इसमें हमें एक स्केलिंग सिस्टम नज़र आता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मेंस परीक्षा में जहाँ पर आप ऑप्शनल में आप दे रहे हैं, तो मेंस परीक्षा के लिए उदाहरण के तौर पे अगर 10,000 कैंडिडेट हैं, 10,000 कैंडिडेट में से मान लीजिए कि 1000 लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही विषय चुना है, 500 लोगों ने ज्योग्राफी विषय चुना है। तो अगर 1000 में से 20 पास होंगे या 1000 में से मान लो अगर 100 पास होंगे, 10% का रेशियो, तो 500 में भी 50 ही पास होंगे। अच्छा। तो स्केलिंग सिस्टम इस कि जहाँ पे आपके ऑप्शनल्स इक्वल हो जाते हैं। मैं ये समझूंगा कि ऑप्शनल सिलेक्ट करते वक्त आप जिस विषय में खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं उस विषय में आप चुनें, जिस विषय में आप खुद को कंफर्टेबल महसूस करें। सेकंड फैक्टर ये होता है कि भाई क्या आपको उस विषय की कोचिंग, जैसे कि मान लो अगर मैं 3-4 विषयों में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन 3-4 विषयों में अगर मान लो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस विषय के संबंध में मुझे कोई ना कोई गाइड करने के लिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे कोई दोस्त हो, कोई सीनियर हो, कोई ना कोई मुझे मिल रहा है जो गाइड कर सकता है, तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है कि जिसमें हम उसको चुन सकते हैं, इजीली आपको गाइडेंस मिल सके, आप वो चीज़ भी दे सकते हैं। क्या यहाँ पर कई बार शहरी और ग्रामीण का भी कहीं अंतर या कुछ ऐसा रेशो कि भाई ये गांव का है तो ये प्रॉपर इसको नहीं पढ़ पाएगा, या शहरी है तो इसको ज़्यादा सुविधाएं हैं, यहाँ भी कुछ होता है ऐसा? देखिए, जैसे अगर आप यूपीएससी रिजल्ट्स को अगर आप एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप यूपीएससी रिजल्ट्स को केवल एनालाइज करेंगे, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रोफाइल्स पे आप जाएंगे तो आपको एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स मिलेंगे कि भाई चाहे वो रिक्शा पुलर का बेटा हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा हो, चाहे उसके मदर फादर मजदूरी कर रहे हो, तो
यूपीएससी को जैसे हम कहते थे कि इट्स अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस प्रकार का पेपर आएगा। हमेशा यूपीएससी एक अपने सेट ट्रेंड को तोड़ता है, वो कोई भी एक सेट पैटर्न फॉलो नहीं करता कि जिसके तहत, क्योंकि अगर कोई सेट पैटर्न फॉलो होगा तो ऑब्वियसली जो कोचिंग लेकर आ रहा है जैसे कि आपने अभी कहा कि पिछले जो पेपर्स हैं उनको भी आप लोग देखते हैं। उनको हम देखते हैं, वो आपको एक ब्रॉड गाइडलाइन देते हैं, वो आपको एकदम पिन पॉइंटेड नहीं देते कि भाई ऐसा ही होगा। उसी के एनालिसिस में आपको समझ में आएगा कि भाई ये वायरिंग है। जैसे कि आपसे अगर आप 10-12 साल के पहले के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो 60 मार्क करके 5 क्वेश्चन आते थे, बस 7 क्वेश्चन होते थे जिसमें से 5 आपको ऑप्ट करने, सिंपल। अच्छा। फिर उन्होंने पैटर्न बदला, फिर अचानक 20-20 मार्क के आने लगे, फिर अगले में 10-10 मार्क के, फिर 2 मार्कर्स डाल दिए। तो यूपीएससी हमेशा ही अनप्रेडिक्टेबल रहता है, और मैं समझता हूँ कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की वो कोशिश करते हैं कि जो बच्चा कोचिंग लेकर आया है और जो बच्चा न्यू है। और आप अगर रिज़ल्ट उठा के देखेंगे तो कई बार आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि ग्रामीण परिवेश से फर्स्ट अटेम्प्ट और फिर भी ऑल इंडिया रैंक में। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे भी आपको कई उदाहरण मिलेंगे। जी। तो जब हम रिजल्ट्स का एनालिसिस करते हैं तो हमें ये कहीं भी कोई मोनोटोनी या कहीं भी हम जजमेंट नहीं कर सकते कि भाई इसको एडवांटेज मिल रहा है या इसको एडवांटेज मिल रहा है। ये मुझे तो अब तक नज़र आता है कि जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, 90-95% आपकी मेहनत, और 4-5% मैं समझता हूँ लक भी होता है। कई बार ये सवाल ये भी उठता है कि कोचिंग, जो चीज़ आप भी जिक्र कर रहे थे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट छोटे शहर में लेकिन वहाँ पर कोचिंग नहीं है, क्या वो अपने वहाँ सीनियर से भी अपनी गाइडेंस ले सकता है? या जैसे अक्सर कहा जाता है कि आपको दिल्ली जाना होगा, तो वाकई ऐसा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस बूस्टिंग, जैसे कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मैंने ऑलमोस्ट साल भर पुणे किया, और 3 महीने के लिए मैं दिल्ली गया, बट देन आई केम बैक, और फिर मैंने पुणे में सेल्फ स्टडी करके आगे का करके आई कुड क्लियर। इसमें 2 चीज़ें मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी बदलाव हो गया। एक, टेक्नोलॉजी के आने की वजह से आप अच्छे से अच्छे लेक्चर्स को आप ऑनलाइन देख सकते हैं। जी। कई यूपीएससी के लेक्चर्स, अच्छे लेखकों के लेक्चर, अच्छे एनालिस्ट्स के लेक्चर आपको आज यूट्यूब पे या ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है। सेकंड, जो स्टडी मटेरियल पहले एक नोट्स के थ्रू होता था, वो आज आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अब वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको दिल्ली जाना है। आप घर बैठे अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आप अच्छा मटेरियल भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल सकता है, वो गाइडेंस मिल सकता है। फिज़िकली जाने की अब उतनी ज़रूरत, मैं समझ उतनी कंपल्शन में महसूस नहीं करता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि आप अभी भी अगर एनालिसिस कर लोगे तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो कभी दिल्ली गए हैं प्रिपरेशन के लिए, दिल्ली नहीं गए, पर क्योंकि एक बड़ा तबका, यानी मैं समझता हूँ कि जैसे कि यूपीएससी की जब भी परीक्षा होती है, जैसे कि मान लो अगर 1000 पोस्ट निकली है तो प्रीलिम में लगभग 10 लाख लोग बैठेंगे। इन 10 लाख लोग जो बैठ रहे हैं, जो अपीयर हो रहे हैं, इनमें से 3 लाख लोग वो होंगे जो दिल्ली में बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं, और 7 लाख लगभग बाहर से होंगे। तो ऑब्वियसली जो सक्सेस का परसेंटेज आएगा वो भी उसी परसेंटेज में आएगा। तो लोगों में एक परसेप्शन हो जाता है कि भाई दिल्ली जाना मैंडेटरी है, पर मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि भी आपको अच्छा गाइड मिले और आप अच्छी मेहनत करें, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिले, वो चीज़ ज़रूरी है। चलिए, पेपर्स के बाद एक दौर आता है आपके इंटरव्यू का, वहाँ पर कोई विशेष चीज़ें ध्यान रखने होंगी? मैं समझता हूँ कि यूपीएससी की 3 स्टेजेस है, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। जी। मुझे पर्सनली मेरा अनुभव ये है कि प्रिपरेशन का इंटरेस्ट भी इसी के अनुरूप बढ़ता है। प्रीलिम पढ़ना मुझे थोड़ा बोर होता था, मेंस पढ़ना थोड़ा उससे इंटरेस्टिंग है, इंटरव्यू वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि आप इंटरव्यू के प्रिपरेशन में खुद की पर्सनालिटी के बारे में आप बता रहे हैं सामने वाले, आपका अटेंशन पहली बार है। जब मैंने भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू किया, और आप जब जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी को कुछ लोग जज करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं, तब आप अपना ध्यान, मैंने एटलीस्ट मैं तो कहूँगा कि मैंने मेरा पहला बार अपने व्यक्तिमत्व की तरफ जो ध्यान आकर्षित हुआ वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के वक्त ही। तभी मुझे पता चला कि अच्छा, मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, या मेरे बोलने से अगला वाला ये समझ रहा है। तो इट्स द मोस्ट, मैं समझूंगा कि मेरे लिए तो भी सबसे अच्छा अनुभव
इंटरव्यू का प्रिपरेशन था। अपने बारे में जानना, अपनी जगह के बारे में जानना, अपने शौक़ के बारे में जानना। कभी हम उसको शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश नहीं करते कि भाई मैं कौन हूँ या मुझे क्या पसंद है, या तो एक थोड़ा सा टाइम आप खुद के लिए निकालते हो उस वक्त कि हाँ भाई, जब आप खुद सोचते हो कि हाँ भाई अगला पूछेंगे तो कम से कम मैं बताऊँ, तो उसी दौर कठिन होता है इंटरव्यू का? मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और लकीली 2 बार मैंने इंटरव्यू फेस किया, और दोनों भी बार मुझे जो बोर्ड मिला उन्होंने काफ़ी कंफर्टेबल किया। ऑलमोस्ट मोर देन हाफ एन आवर का इंटरव्यू चला, और ओवरऑल क्वेश्चन आंसर्स, थोड़ा बीच में गर्मा गर्मी भी, थोड़ा सा प्रेशर भी। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से अभी हमारी चर्चा चल रही है, जो श्रोता देख भी रहे हैं, तो आपका मेरे प्रति या श्रोताओं का मेरे प्रति एक ओपिनियन बन गया होगा कि भाई परेश देशमुख इस प्रकार का व्यक्तिमत्व है जी। आधे घंटे में यही व्यक्तिमत्व के आधार पे मुझे लगता है कि यूपीएससी अपने मार्क्स देता है। तो हम इसको बनावटी नहीं बना सकते, जो हम हैं बिल्कुल वो है। बस उसको कई बार शब्दों में व्यक्त करने की कला की थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू में हमें करने की आवश्यकता है। उसके अलावा इंटरव्यू जैसा प्रिपरेशन, तो इंटरव्यू में जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर बातचीत होगी? इंटरव्यू में कुछ भी बातचीत हो सकती है ना, इसका कोई हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो आपके बायोडाटा से शुरू हो सकता है, आपके नाम से, आपके सरनेम पे। जैसा कि मेरा नाम परीस है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ही ये था कि भाई व्हाई डू यू स्पेल यूर सेल्फ एज पेरिस। तो नाम से, आपके सरनेम से, आप कहाँ से आए हैं उस जगह को लेकर हो सकता है, आप किस कॉलेज में पढ़े हैं उस कॉलेज की वजह से हो सकता है, आपके ऑप्शनल विषयों पे हो सकता है, आपने जिस विषय में ग्रेजुएशन किया है उस विषय में हो सकता है। बट ओवरऑल मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, बट जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उस इंटरेक्शन में आपका व्यक्तिमत्व क्या निखर रहा है, प्रेजेंटेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ओवरऑल व्यक्तिमत्व। क्योंकि ये सब चीज़ें जैसे बॉडी लैंग्वेज है, आपका प्रेजेंटेशन है, ये सब आपका व्यक्तिमत्व प्रतिबिंबित करता है कि आप किस प्रकार के व्यक्तिमत्व के धनी हैं। मतलब अगर आपने कोई गलत भी बोला तो कितना कॉन्फिडेंस से या करते हैं। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि व्यक्तिमत्व जज करना एक इंसानी फितरत ही है। हम हमेशा नोइंगली और अननोइंगली हम किसी से भी व्यक्तिमत्व से मिलते हैं तो हम उसके बारे में एक ओपिनियन बनाते हैं। ये एक इंसानी फितरत ही है। बिल्कुल। चाहे हम उसे उसके सामने व्यक्त करें और दूसरे के सामने व्यक्त करें तो उसे चुगली कहते हैं कि नहीं यार ये तो ऐसा है, ये वैसा है। और इंटरव्यू में मैं समझता हूँ कि आपका ज्ञान और ज्ञान से परे मुझे ये लगता है कि एक व्यक्तिमत्व की टेस्ट है कि भाई आप क्या व्यक्तिमत्व। और आधे घंटे की वार्ता से मैं समझता हूँ कि एक अच्छा विंडो मिल जाता है कि जहाँ पर आप व्यक्ति को उसके ज्ञान के बियॉन्ड जाके आप चेक करते हो कि भाई ये आदमी कैसा है, कैसा व्यक्तिमत्व है इसका। मेरा ये मानना है कि उसके हिसाब से मार्किंग। तो बिल्कुल ये देखिए कुछ चीज़ें हैं कि ठीक है आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट को लेकर फुली कॉन्फिडेंट है और आपको वाकई इस चीज़ को देखना होगा कि जो यहाँ बताया गया कि चाहे 1000 कैंडिडेट हो लेकिन आखिर तक हमें दम दिखाना है, फिर चाहे कुछ भी आ जाए। और जाहिर सी बात है कि अगर सोच मजबूत है, भरोसा आपका पूरी तरह से है, मेहनत है, किस्मत अपने साथ है, लेकिन ये अगर तमाम तरह की चीज़ें हैं और आपको पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या पूछा जा सकता है, जिसका हमें जवाब क्या देना हो सकता है, तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। आपके रिटर्न एग्ज़ाम भी बात हुई, इंटरव्यू में भी, साक्षात्कार जब होता है किसी का भी तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि जिस शहर को लेकर भी हो सकते हैं आपसे 10 सवाल कर लिए जाएँ कि आखिर इस शहर का नाम क्यों है, फेमस क्यों है, और तमाम तरह के सवाल कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ देशमुख साहब ने जिस तरीके से बताया कि केवल यहाँ सवालों के जवाब अहम नहीं होते, बल्कि आपका प्रेजेंटेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आप में कितना एक भरोसा है, कितना बोल्डली होकर उस चीज़ को कह सकते हैं कि नहीं, हमने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। तो कई तरह की चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। और चूँकि यूपीएससी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में सबसे टॉप पर नाम आता है जब भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है। और हर यूथ की, अगर आज 10 पढ़े लिखे इंसानों से, यूथ से, बेरोज़गारों से अगर हम बात करते हैं तो उनमें हो सकता है 6 से 7 वो कैंडिडेट मिलें जो यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप भी मजबूत रहिए, हौसला रखिए
अपनी पूरी तैयारी कीजिए और सीनियर से और तमाम जो आज के दौर में जो सुविधाएं हैं उनको आप देखिए। पुराने जो लोग हैं उनसे भी आप अपना गाइडेंस ले सकते हैं, क्या रास्ता आपको चुनना है, कौन सा विषय चुनना है और तैयारियां कैसे करनी है। इन तमाम चीज़ों पर आपको बेहतर फोकस रखना होगा। और कहा भी गया है कि अगर हौसला बुलंद है तो कामयाबी फिर दूर नहीं है। परित साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम अपने जो अनुभव जो आपने साझा किए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। फिलहाल नमस्कार। थैंक यू।